तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मेसी पर। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 को फुल कवर करना, वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को। स्टूडेंट, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 2025 और 26 के सेशन में स्वागत है। स्टूडेंट, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको दो फायदे होने वाले हैं अलग अलग। पहला फायदा है आपको कि पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, आपको अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा फायदा है स्टूडेंट कि आपको हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, आप दोनों ही हमारी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमने बिलिंगुअल लैंग्वेज प्रयोग की है इस वीडियो में। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी आयतनमितीय विश्लेषण। स्टूडेंट, जो पहला पॉइंट है उसे हिंदी मीडियम वाले नोट डाउन करते चलें और जो सेकंड पॉइंट है उसे इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन करते चलें। स्टूडेंट, पॉइंट बाय पॉइंट हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। उससे पहले ऐसे नोट्स बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है, तुम्हारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डी फार्मा से रिलेटेड कंटेंट हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयतनमितीय विश्लेषण वह विधि है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयोग किए गए विलयन की मात्रा यानी वॉल्यूम मापा जाता है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है, इसका प्रयोग अज्ञात सांद्रता वाले पदार्थ की एकाग्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे ही पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगला पॉइंट है, इस विधि में मुख्यतः टाइट्रेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। आगे पॉइंट है, टाइट्रेशन में एक ज्ञात एकाग्रता वाले विलयन को धीरे धीरे मिलाकर अभिक्रिया पूरी की जाती है। आगे, अभिक्रिया का अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट एक सूचक यानी इंडिकेटर द्वारा पहचाना जाता है। क्लियर है। अगला पॉइंट बनाएंगे, यह विधि सरल, सटीक और तीव्र मानी जाती है। क्लियर है। आगे, प्रयोग में प्रयुक्त उपकरण ब्यूरेट, पिपेट, टाइट्रेशन, फ्लक्स आदि। क्लियर है पॉइंट। फिर लास्ट पॉइंट है, यह अम्ल क्षार, ऑक्सीकरण, अपचयन, अवक्षेप और अन्य प्रकार के टाइट्रेशन में उपयोगी है। स्टूडेंट, ऐसे अगर पॉइंट बाय पॉइंट आप बोर्ड में लिख के आओगे तो आपको काफी अच्छे चांसेस हैं कि अच्छे नंबर आ सके आपके। क्लियर है। आगे, फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनमितीय विश्लेषण के मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत क्या क्या है। पहला पॉइंट लिखेंगे, आयतनमितीय विश्लेषण में मात्रा ज्ञात करने के लिए एक ज्ञात एकाग्रता वाले विलयन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। आगे, रासायनिक अभिक्रिया स्टाइकियोमेट्रिक अनुमापन यानी स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो में पूरी होनी चाहिए। क्लियर है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, अभिक्रिया के अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट को किसी उपयुक्त सूचक यानी इंडिकेटर द्वारा पहचाना जाता है। क्लियर। आगे, विश्लेषण में प्रयुक्त सभी बर्तन जैसे ब्यूरेट, पिपेट आदि को सटीक रूप से कैलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है। आगे, यह विधि केवल तभी सफल होती है जब अभिक्रिया तेज, पूर्ण और ज्ञात रासायनिक समीकरण के अनुसार हो। यहाँ तक क्लियर है आपको, सिद्धांत समझ में आए। अब आपको इसके प्रोसीजर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी उसके आयतनमितीय विश्लेषण की पद्धति समझते हैं। प्रोसीजर क्या क्या होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें सबसे पहले ज्ञात एकाग्रता यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाला विलयन तैयार किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड पॉइंट है, फिर पिपेट की सहायता से अज्ञात विलयन को टाइट्रेशन फ्लक्स में लिया जाता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट है, एक उपयुक्त सूचक यानी इंडिकेटर को फ्लक्स में मिलाया जाता है। ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आगे, ब्यूरेट में मानक विलयन भरकर उसे धीरे धीरे अज्ञात विलयन में टपकाया जाता है। क्लियर है। जैसे ही रंग परिवर्तन होता है वह एंड पॉइंट दर्शाता है और तब वॉल्यूम नोट की जाती है। वैसे ही रंग परिवर्तन होता है, एंड पॉइंट दर्शाता है, तब वॉल्यूम नोट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आपको समझ में आया। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम चैनल प्रोवाइड करते रहते हैं। क्लियर है। आगे जो सेकंड टॉपिक है वो है आपका एसिड बेस टाइट्रेशन यानी अम्ल क्षार अनुमापन। अम्ल क्षार अनुमापन को भी ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट है, अम्ल क्षार अनुमापन एक प्रकार का आयतनमितीय विश्लेषण है। इसमें अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया होती है। क्लियर है। इंग्लिश मीडियम वाले से नोट डाउन कर लें। आगे, इसका उद्देश्य अज्ञात अम्ल या क्षार की एकाग्रता ज्ञात करना होता है। क्लियर। आगे, यह टाइट्रेशन हमेशा न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया पर आधारित होता है। जो न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन अभिक्रिया होती है उस पर आधारित होता है अम्ल क्षार अनुमापन। क्लियर है। आगे, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जो अम्ल और क्षार मिलते हैं तभी आपका क्या बनता है, लवण बनता है। क्लियर।
इस टाइट्रेशन में सामान्यतः फिनोल्फेथाइल या मेथाइल ऑरेंज जैसे संकेतक यानी इंडिकेटर उपयोग किए जाते हैं। आगे है अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट पर संकेतक रंग परिवर्तन दर्शाता है। जो एंड पॉइंट होता है उस पर रंग परिवर्तन दर्शाता है एंड पॉइंट पर। क्लियर है। आगे उपकरणों में ब्यूरेट, पिपेट, टाइट्रेशन फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ये फ्लक्स होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है अभिक्रिया कराते टाइम। क्लियर है। आगे यह विधि अम्लों और क्षारों की शुद्धता जांचने और दवा निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे चलते हैं। आगे है थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन यानी अम्ल क्षार अनुमापन के सिद्धांत। इसके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है अम्ल क्षार अनुमापन के सिद्धांत यह समझाने में मदद करते हैं कि अम्ल और क्षार कैसे परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। जो अम्ल क्षार के जो सिद्धांत होते हैं वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अम्ल और क्षार कैसे परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। क्लियर है। सेकंड पॉइंट है विभिन्न वैज्ञानिकों ने अम्ल क्षार को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। आगे है तीन मुख्य सिद्धांत हैं जो इसके अम्ल क्षार के एसिड बेस के जो मेन सिद्धांत हैं वो तीन मूल सिद्धांत हैं। एक है अरेनियस और ब्रोस्टेड-लोरी और लुईस। ये तीन सिद्धांत ऐसे हैं जो कि मुख्य हैं इनमें। क्लियर है। इन तीनों को एक एक करके हम आगे समझेंगे। उससे पहले हर सिद्धांत द्रव की प्रकृति और प्रक्रिया के अनुसार लागू होता है। जो हर सिद्धांत होता है वो द्रव की प्रकृति पर आधारित उसके अनुसार ही होता है। आगे ये सिद्धांत टाइट्रेशन की प्रक्रिया और संकेतक के चुनाव में मदद करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब उनको एक एक करके इन सिद्धांतों को समझते हैं। काफी इंपोर्टेंट है सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से। यदि आपको कोई दिक्कत होती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपके सभी डाउटों को क्लियर करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इन सिद्धांतों को समझते हैं इनके कुछ टॉपिक के बारे में। पहला है अरेनियस थ्योरी यानी अरेनियस सिद्धांत। पॉइंट बनाएंगे पहला इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह है जो जल में H+ आयन देता है। अम्ल क्या है? जो हाइड्रोजन आयन देता है। फिर क्षार वह होता है जो जल में OH आयन देता है। क्षार वह है जो OH आयन देता है। क्लियर है। फिर अगला पॉइंट है यह सिद्धांत केवल जलीय घोलों यानी एक्वियस सॉल्यूशन पर लागू होता है। क्लियर है। आगे अगला पॉइंट है टाइट्रेशन में न्यूट्रलाइजेशन का अर्थ होता है H+ और OH- का मिलान। जहां पर भी H+ और OH- आयन जो मिलेंगे वहां पर न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन होगा। क्लियर है। अगला पॉइंट है इसका उपयोग सरल अम्ल क्षार टाइट्रेशन को समझाने में किया जाता है। जो अरेनियस सिद्धांत है वो अम्ल क्षार टाइट्रेशन को आसान भाषा में समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक। स्टूडेंट इससे पहले आपने समझा अरेनियस सिद्धांत। अरेनियस सिद्धांत अम्ल क्षार के बारे में कैसे प्रवृत्ति रखता है। और अब समझाएंगे ब्रोस्टेड-लोरी थ्योरी यानी ब्रोस्टेड और लोरी सिद्धांत। ब्रोस्टेड-लोरी सिद्धांत अम्ल क्षार के बारे में कैसे प्रवृत्ति रखता है। पहला पॉइंट है इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह है जो प्रोटॉन या H+ दान करता है। इस ब्रोस्टेड-लोरी जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार अम्ल एक आयन जो प्रोटॉन को दान करता है। सेकंड है क्षार वह है जो प्रोटॉन को स्वीकार करता है। इनके अनुसार क्षार एक ऐसा आयन है जो प्रोटॉन को स्वीकार करता है। क्लियर है। अगला पॉइंट है यह सिद्धांत केवल जलीय ही नहीं गैर जलीय माध्यम में भी लागू होता है। यह सिद्धांत ऐसा है इसे जलीय माध्यम जरूरी नहीं, इसे गैर जलीय माध्यम में भी लागू किया जा सकता है। क्लियर है। आगे अम्ल और क्षार की प्रभावशीलता समझाने में मदद करता है। यह सिंपल वे में अम्ल और क्षार की प्रभावशीलता को समझा सकता है। अगला पॉइंट है इससे संकेतक के सही चयन में भी मार्गदर्शन मिलता है। इससे इंडिकेटर को हम राइट इंडिकेटर चूज कर सकते हैं। क्लियर है। आगे समझेंगे लुईस सिद्धांत। अम्ल व क्षार का लुईस सिद्धांत। ये लुईस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है। जो लुईस वैज्ञानिक हैं उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि अम्ल एक आयन है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। आगे सेकंड पॉइंट है वह क्षार वह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। इनके अनुसार क्षार एक ऐसा आयन है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट यानी दान करता है। क्लियर है। अगला पॉइंट है यह सिद्धांत जलीय और अजलीय दोनों माध्यम में लागू होता है। ये सिद्धांत दिया था उन्होंने कि ये इसे केवल जलीय माध्यम नहीं बल्कि अजलीय माध्यम में भी ये लागू हो सकता है। क्लियर है। आगे यह उन प्रक्रियाओं को भी समझाता है जो H+ या OH- पर आधारित नहीं होती। यह उन प्रक्रियाओं को आसानी से समझा सकता है जो इन आयनों पर आधारित नहीं होती है। क्लियर है।
अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत दवा की संरचना और रसायन समझाने में सहायक होता है। यह दवा की संरचना को और रसायन को ईजीएम समझाने में सहायता करता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एसिड बेस इंडिकेटर यानी अम्ल क्षार सूचक। इंडिकेटर का क्या रोल होता है वो समझेंगे एसिड बेस में। पहला पॉइंट है, सूचक यानी इंडिकेटर वह पदार्थ होता है जो पीएच बदलने पर रंग बदलता है। जो इंडिकेटर होता है वो अम्ल क्षार में पीएच की मात्रा को कम या ज्यादा करने पर रंग कलर चेंज करता है। क्लियर? सेकंड टॉपिक है, यह टाइट्रेशन में एंड पॉइंट जानने में सहायक होता है। यह हमें एसिड बेस के एंड पॉइंट को जानने में सहायता करता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है, सामान्य संकेतकों में फेनोल्फेथेलिन, मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोइन ब्लू आदि आते हैं। ये सभी इसमें आते हैं। क्लियर है? आगे प्रत्येक संकेतक यानी इंडिकेटर का रंग परिवर्तित क्षेत्र यानी पीएच रेंज अलग अलग होता है। क्लियर? आगे पॉइंट है, संकेतक का चयन अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो इंडिकेटर होते हैं वो अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। क्लियर है? आपको समझ में आया? आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। एप्लीकेशन अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। एसिड बेस के क्या क्या प्रयोग होते हैं। पहला पॉइंट है, दवाओं में अम्ल क्षार की मात्रा ज्ञात करने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर है? सेकंड पॉइंट है, एंटासिड दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण में। एंटासिड की गुणवत्ता परीक्षण में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, शुद्धता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में। इसे प्रयोगशाला में भी यूज किया जाता है। इसमें अगला पॉइंट है, शैक्षणिक प्रयोगों और फार्मेसी परीक्षण में भी इसका यूज किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, इसमें जल, खाद्य पदार्थों और रासायनिक उत्पादों के पीएच मूल्यांकन के लिए भी इसे यूज किया जाता है। जो एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं इन्हें पीएच मूल्यांकन के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे चलते हैं। आगे जो आपकी हेडिंग आई है वो है नॉन एक्विस टाइट्रेशन यानी अजलीय अनुमापन। यानी अजलीय अनुमापन क्या होते हैं उनको डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट है, अजलीय अनुकरण यानी अजलीय अनुमापन वह टाइट्रेशन है जो जल यानी वाटर के बजाय किसी अन्य विलायक यानी सॉल्वेंट में किया जाता है। यहाँ क्लियर होता है कि ये जल में कुछ टाइट्रेशन नहीं किया जाता है, ये जल के सिवाय अन्य जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें ये सॉल्यूशन या टाइट्रेशन किया जाता है। अगला पॉइंट है, यह उन यौगिकों के लिए उपयोगी है जो जल में अघुलनशील होते हैं या जल में प्रतिक्रिया नहीं करते। ये ऐसे यौगिकों के लिए उपयोग माना जाता है जो जल में अघुलनशील होते हैं या जल में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, सामान्य अजलीय विलायक जैसे ग्लेशियर, एसिटिक अम्ल, डाइमिथाइल फॉर्माइड आदि। क्लियर है? आगे पॉइंट है अगला, इस टाइट्रेशन में अम्ल क्षार संकेतकों की जगह विशेष संकेतक जैसे कि क्रिस्टल वायोलेट का प्रयोग होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे अगला पॉइंट है, यह विधि खासकर दवाओं, यौगिकों जैसे विटामिन, क्षारीय दवाओं आदि के विश्लेषण में उपयोगी होती है। क्लियर है? अगला पॉइंट है, यह टाइट्रेशन अधिक संवेदनशील और सटीक माना जाता है। यह जो टाइट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा सटीक माना जाता है और संवेदनशील भी। यहाँ तक क्लियर है? अगला पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य कमजोर अम्लों व क्षारों की सांद्रता का निर्धारण करना होता है। इसका जो उद्देश्य है वो अम्लों क्षारों की सांद्रता को निर्धारण करना होता है। अगला पॉइंट है, अजलीय टाइट्रेशन से प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता उच्च होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला पॉइंट है, प्रिंसिपल। नॉन एक्विस टाइट्रेशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं उनको जानते हैं। अजलीय अनुकरण यानी अजलीय अनुमापन का सिद्धांत उन अवक्रमों पर आधारित है जो जल में न घुलने वाले यौगिकों की सांद्रता मापने के लिए उपयोग होते हैं। जल में यौगिक नहीं घुलते हैं उनकी सांद्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे सेकंड पॉइंट है, इसमें जल के स्थान पर ऐसे विलायक सॉल्वेंट प्रयोग होते हैं जो प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे सॉल्वेंट उपयोग होते हैं। अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत उन अम्लों या क्षारों पर लागू होते हैं जो कमजोर होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये ऐसे क्षारों पर लागू होते हैं जो कमजोर होते हैं आर्थिक रूप से और जल में पूर्ण प्रक्रिया नहीं करते और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है, अवक्रमक और विश्लेष्य पदार्थ के बीच तेज मापने योग्य प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। अगला पॉइंट है, इसमें यह विश्लेषण फार्मास्यूटिकल यौगिकों की शुद्धता और मात्रा निर्धारण के लिए विश्वसनीय माना जाता है। आगे चलते हैं। आगे सॉल्वेंट नॉन एक्विस टाइट्रेशन।
अजलीय अनुमापन के विलायक क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट है आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विलायक जैसे ग्लेशियल, एसिटिक अम्ल, बेंजीन, मेथॉल आदि, ये उपयोग आमतौर पर किए जाते हैं। अगला पॉइंट है ये विलायक रासायनिक रूप से शुद्ध और पानी से मुक्त होने चाहिए। कंडीशन है इसमें शुद्ध और पानी से मुक्त होने चाहिए। अगला पॉइंट है प्रत्येक विलायक की तटस्थता और प्रतिक्रिया क्षमता महत्वपूर्ण होती है इसमें। अगला पॉइंट है विलायक का चयन विश्लेषण में प्रयुक्त दवा की प्रकृति के आधार पर होता है। यहाँ तो समझ में आया। अगला पॉइंट है गलत विलायक के प्रयोग से एंड पॉइंट और त्रुटिपूर्ण आ सकते हैं। जो गलत विलायक होते हैं उनमें जो एंड पॉइंट आता है वो गलत यानी गलती आएगा, त्रुटिपूर्ण परिणाम आ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, और ये देख लीजिए आप। आगे है इंडिकेटर नॉन एक्स्टार्टेशन। अजलीय अनुमापन के संकेतक कैसे कैसे होते हैं। है सामान्य संकेतकों की जगह विशेष अजलीय संकेतक प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है प्रमुख संकेतक क्रिस्टल, वॉयलेट, थाइनॉल ब्लू, नॉफ्थन, बेंजीन आदि। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट है संकेतक का चयन विलायक और विश्लेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ तक समझ में आया आपको। आगे संकेतक रंग परिवर्तन द्वारा एक एंड पॉइंट दर्शाता है। जो संकेतक इंडिकेटर होते हैं वो जैसे ही कलर चेंज होते हैं वो एंड पॉइंट दर्शाता है। अगला पॉइंट है गलत संकेतक के चयन से अपशिष्ट एंड पॉइंट मिलता है। यानी अपशिष्ट का मतलब होता है इसमें गलत ही पॉइंट एंड पॉइंट मिलता है। क्लियर है। गलत संकेतक से गलत ही एंड पॉइंट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आउट है आपका वो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अवक्षेप अनुमापन क्या होते हैं। अवक्षेप अनुमापन को समझेंगे डिटेल में। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। पहला पॉइंट है अवक्षेपण अनुकरण यानी अवक्षेप अनुमापन वह टाइट्रेशन है जिसमें अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेशन बनाने के आधार पर अभिक्रिया का एंड पॉइंट जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक। और सेकंड पॉइंट है इसका उपयोग उन पदार्थों के लिए होता है जो घुलनशील लवण बनाकर अवक्षेप हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक अब। अगला पॉइंट है सबसे सामान्य अवक्षेपण टाइट्रेशन में क्लोराइड आयन को सिल्वर नाइट्रेट से टाइट्रेट किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट से टाइट्रेट किया जाता है। अगला है इस अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का सफेद अवक्षेप बनता है। फिर इसी में अगला पॉइंट है एंड पॉइंट पहचानने के लिए आमतौर पर फेरोइन या डाइक्रोमोरेट संकेतक उपयोग किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इस विधि को खासतौर पर मोहर मेथड, वॉलेयर्ड मेथड और फजान मेथड में बांटा गया है। क्लियर है। अगला पॉइंट है यह टाइट्रेशन खासकर हैलाइड्स जैसे कि Cl, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड और धातु आयनों की मात्रा ज्ञात करने में उपयोग होता है। क्लियर। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन अवक्षेपण अनुमापन का सिद्धांत। क्लियर है। एक पॉइंट है इसमें पहला अवक्षेपण अनुकरण यानी अवक्षेपण अनुमापन का सिद्धांत उस रासायनिक प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें घुलनशील आयन मिलकर अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जब अभिक्रिया पूरी होती है तो अंत बिंदु पर द्रव का अवक्षेप बनता है। क्लियर है। अगला पॉइंट है इसमें अवक्षेपण की अभिक्रिया को एक सूचक यानी इंडिकेटर के रंग परिवर्तन द्वारा पहचाना जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट लिखेंगे यह विधि केवल तभी सटीक होती है जब अवक्षेपण कम घुलनशील और तुरंत बनने वाला हो। क्लियर है यहाँ पर। अगला पॉइंट है अभिक्रिया में बनने वाले अवक्षेप का परिणामी विलयन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। आगे पहला पॉइंट है मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन अवक्षेपण अनुमापी की विधियां कैसी कैसी हैं। पहला पॉइंट है अवक्षेपण टाइट्रेशन मुख्य रूप से 3 विधियों में किया जाता है। पहला है मोहर विधि, दूसरा है वॉलेयर्ड विधि और तीसरा है फजान। ये 3 विधियों में जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। इनको समझते हैं आगे। अगला पॉइंट है मोहर्स मेथड में क्लोराइड आयन को सिल्वर नाइट्रेट से टाइट्रेट किया जाता है और क्रोमेट सूचक का प्रयोग होता है। क्लियर। अगला पॉइंट है वॉलेयर्ड मेथड में रिवर्स टाइट्रेशन की जाती है और अंत में फेरिक आयन सूचक की तरह उपयोग होता है। क्लियर। आगे समझते हैं। अगला पॉइंट है फैजान मेथड में अवक्षेप बनाने के बाद एडसॉर्प्शन संकेतक का प्रयोग किया जाता है जैसे कि क्लोरेशन। क्लियर। अगला पॉइंट है हर विधि का चयन नमूने के प्रकारों
आवश्यक संवेदनशीलता और सटीकता पर निर्भर करता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे समझते हैं। स्टूडेंट अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन, समायोजन अनुकरण। स्टूडेंट ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन पिछले कई बार पूछा गया है एग्जाम में। पहला पॉइंट है, यह एक प्रकार का आयतन मितीय विश्लेषण है। इसमें धातु आयनों के साथ जटिल यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स बनाने के आधार पर टाइट्रेशन किया जाता है। पॉइंट क्लियर है पहला। सेकंड पॉइंट है, इसका उपयोग विशेष रूप से धातु आयनों जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? आगे अगला पॉइंट है, सबसे सामान्य अवक्रमक ईडीटीए इथाइल डाइमीन टेट्रा एसिटेट एसिड होता है। क्लियर? अगला पॉइंट है, ईडीटीए एक बहुदंतक यानी चैलेंजिंग एजेंट है जो धातु आयनों से स्थिर जटिल बनाता है। क्लियर? अगला पॉइंट है, इस टाइट्रेशन में उपयोग होने वाला सामान्य संकेतक है इलेक्ट्रोक्रोम ब्लैक। क्लियर है? आगे अगला पॉइंट है, ईबीटी धातु आयन के साथ नीला रंग और ईडीटीए के साथ गुलाबी रंग दिखाता है। क्लियर? आगे अगला पॉइंट है, यह टाइट्रेशन आमतौर पर जल दबाव और धातु मिश्रणों के विश्लेषण में उपयोगी होता है। क्लियर? और इसी में अगला पॉइंट है, यह विधि सटीक, तीव्र और वह उपयोगी मानी जाती है। क्लियर है? आगे इसके प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन, समायोजक अनुमापन का सिद्धांत। क्लियर है? पहला पॉइंट है इसमें, यह टाइट्रेशन धातु आयनों के साथ जटिल यौगिक बनाने पर आधारित होता है। क्लियर? अगला पॉइंट है, मुख्य अवक्रमक ईडीटीए बहुदंतक यानी कैटेसिंग एजेंट है जो धातु आयनों को बांधता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है, जब धातु आयन ईडीटीए से प्रतिक्रिया करता है तो एक स्थिर जल में घुलनशील जटिल बनाता है। क्लियर? अगला पॉइंट है, प्रतिक्रिया का अंत बिंदु एक सूचक के रंग परिवर्तन द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें वही है, प्रतिक्रिया का अंत बिंदु को एक रंग परिवर्तन द्वारा डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है, यह विधि सटीक मात्रा निर्धारण के लिए उपयुक्त होती है, विशेष रूप से द्वय धातु आयनों के लिए। क्लियर है? आगे समझते हैं मेथड ऑफ एंड पॉइंट डिटेक्शन, बिंदु पहचानने की विधियां। कौन कौन सी विधियां होती है एंड पॉइंट पहचानने की? सबसे पहला है, सबसे सामान्य विधि है सूचक विधि, जिसमें विशेष संकेतक रंग परिवर्तन दिखाता है। क्लियर है? ये सबसे कॉमन विधि है जो कि जिसमें रंग परिवर्तन होता है, उसे एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। क्लियर? सेकंड विधि है इलेक्ट्रोक्रोम ब्लैक टी, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संकेतक है जो नीले से गुलाबी रंग में परिवर्तन होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ विश्लेषणों में पोटेंटियोमेट्रिक मेथड का उपयोग किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड से वोल्टेज मापा जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट है, इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड में रंग परिवर्तन को लाइट एब्जॉर्प्शन द्वारा मापा जाता है। क्लियर? इसी में अगला पॉइंट है, सही एंड पॉइंट पहचानने से सटीक और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे चलते हैं। आगे है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन यानी रेडॉक्स अनुमापन। उसे अच्छी तरह समझेंगे तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहला पॉइंट है रेडॉक्स अनुकरण यानी रेडॉक्स टाइट्रेशन वह टाइट्रेशन है जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं पर आधारित होता है। क्लियर है? सेकंड है इसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये प्रक्रिया किस द्वारा होती है? ऑक्सीकरण और अपचयन द्वारा ये प्रक्रिया होती है। अगला पॉइंट है, इस टाइट्रेशन का उपयोग ऐसे यौगिकों की मात्रा ज्ञात करने में होता है जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट है, सामान्य ऑक्सीकरण एजेंट जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट हो गया और आयोडीन हो गया। सामान्य अपचयन एजेंट कौन से हैं? आयरन हो गया, सोडियम थायोसल्फेट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ रेडॉक्स टाइट्रेशन में कोई सूचक नहीं लगता, जैसे KMnO4 खुद स्वसूचक यानी सेल्फ इंडिकेटर होता है। KMnO4 में कोई इंडिकेटर नहीं होता, यह सेल्फ इंडिकेटर होता है। अगला पॉइंट है, एंड पॉइंट पर रंग परिवर्तन या वोल्टेज माप कर परिणाम प्राप्त किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग औषधि रसायन, जल परीक्षण, खाद्य और पर्यावरण विश्लेषण में होता है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब इसके समझेंगे टाइप और रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन के टाइप क्या क्या होते हैं? पहला है, रेडॉक्स टाइट्रेशन के 4 प्रकार होते हैं जो प्रयुक्त अवक्रमकों पर आधारित होते हैं। इसके रेडॉक्स टाइट्रेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें परमैग्नोमेट्री, इसमें KMnO4 एक ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है डाइक्रोमेट्री, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है लोडीमेट्री, आयोडीन स्वयं ऑक्सीकारक होता है, इसे सीधे टाइट्रेशन में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है?
पॉइंट है लोडोमेट्री। आयोडीन उत्पन्न किया जाता है और इसे अपचयक के रूप में टाइट्रेट किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रिडॉक्स इंडिकेटर। रिडॉक्स सूचक क्या होते हैं? रिडॉक्स सूचक को समझते हैं। पहला पॉइंट है रिडॉक्स सूचक ऐसे यौगिक होते हैं जो ऑक्सीकरण अपचयन स्थिति में रंग परिवर्तन दिखाते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट है ये संकेतक तब रंग बदलते हैं जब उनकी ऑक्सीकृत और अपचयित अवस्थाएं अलग रंग की होती है। क्लियर है? अगला पॉइंट है सामान्य रिडॉक्स संकेतक। सामान्य रिडॉक्स संकेतक क्या होते हैं? पहला है डिफेनलामिन, सेकंड है फेरोइन और थर्ड है मेटल ऑरेंज। क्लियर है? अगला पॉइंट है इसमें कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशन में संकेतक की जरूरत नहीं होती, जैसे KMnO4 जो स्व संकेतक यानी सेल्फ इंडिकेटर होता है। इनमें कोई इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है संकेतक का चयन उस युग्म यानी ऑक्सीजन रिडक्शन की रिडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार किया जाता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, भारमितीय विश्लेषण, जो कि चैप्टर नंबर 2 का एक लास्ट पॉइंट है। इसे डिटेल में समझते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। पहला पॉइंट है भारमितीय विश्लेषण वह विधि है जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा को उसके भार यानी वेट के आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्लियर है? आगे है इसमें अज्ञात पदार्थ को एक स्थिर अघुलनशील यौगिक में बदल दिया जाता है। क्लियर है? आगे फिर उस यौगिक को छानकर, सुखाकर और तोलकर उसकी मात्रा ज्ञात की जाती है। यहाँ तक समझ में आया आपको? फिर अगला पॉइंट बनाएंगे। यह विश्लेषण बहुत सटीक और विश्वसनीय होता है, लेकिन अधिक समय लेने वाला होता है। यह बहुत अच्छी तरह से करता है, लेकिन समय ज्यादा लेता है अदर कंपेरिजन में टाइट्रेशन के। अगला पॉइंट है इसमें रासायनिक अभिक्रिया पूरी होनी चाहिए और उत्पाद शुद्ध और स्थिर होना चाहिए। क्लियर है? आगे अगला पॉइंट है इसका उपयोग उन दवाओं और रसायनों में किया जाता है जहां अधिकतम शुद्धता आवश्यक होती है। इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जिनमें अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है यह विधि खासतौर पर धातु आयनों, सल्फेट क्लोराइड आदि के विश्लेषण में प्रयोग होती है। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट है भारमितीय विश्लेषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जो भारमितीय विश्लेषण होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और दूसरा है वॉलेंटिलाइजेशन टाइट्रेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, भारमितीय विश्लेषण का सिद्धांत। इसे अच्छी तरह से समझते हैं। पहला पॉइंट है इस विधि का सिद्धांत है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त अघुलनशील यौगिक का भार मापकर उस तत्व की मात्रा ज्ञात की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नमूने को किसी उपयुक्त अवकर्मक से प्रतिक्रिया कराकर एक स्थित अवक्षेप में बदला जाता है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें इस अवक्षेप को छाना, सुखाया और तोला जाता है। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट है गणना द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि अवक्षेप में कितनी मात्रा मूल तत्व की है। क्लियर है ये भी पॉइंट? अगला पॉइंट है यह विधि शुद्धता, स्थिरता और पूर्ण अपक्रिया पर आधारित होती है। इस मैं गारंटी देता हूँ यदि आप ऐसे क्वेश्चनों को याद करोगे और ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखे होगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। क्लियर है? आगे पहला है टाइप ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, भारमितीय विश्लेषण के प्रकार। क्या प्रकार हैं भारमितीय विश्लेषण के? पहला है वर्षा विधि, इसमें किसी तत्व को अघुलनशील अवक्षेप के रूप में पृथक किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर? सेकंड पॉइंट है वाष्पीकरण विधि, इसमें विश्लेष्य पदार्थ को वाष्पित कर उसका भार ज्ञात किया जाता है। क्लियर है सेकंड पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक, इसमें तत्व को विधियुक्त प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित किया जाता है। क्लियर है थर्ड पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट वो देखते हैं थ्रोम्बोग्रेविमेट्रिक, इसमें पदार्थ को गर्म करके भार में परिवर्तन मापा जाता है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रकार का चयन तत्व की प्रकृति, विशेषताओं और आवश्यक परिशुद्धता पर निर्भर करता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।